हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा अपवाद अंक हम कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में। तो आज है हमारा गंगा बेसिन हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पार्ट है आज का 7 पार्ट, जिसमें हम अपना आज गंगा बेसिन और उसके साथ साथ और भी बेसिन कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी वीडियो कह रही हूँ, जितने भी टॉपिक हो सकते हैं आज आधे घंटे के, तो आपको पता ही है मैं आधे घंटे से ऊपर का वीडियो नहीं बनाती हूँ, ताकि आप बोर ना हो, आराम से पढ़ सकें और 3-4 बार इसको सुन सकें। तो आपको ना टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो रिवीजन टाइम चल रहा है, तो आपको पता ही है कि PYQ चल रहा है, सॉल्व पेपर चल रहा है, टेस्ट चल रहा है हमारा। तो अब यही टाइम बचा है रिवीजन का, तो इसी फॉर्म में हम रिवीजन कर सकते हैं फटाफट से अपने सभी टॉपिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि क्रॉनिकल सीरीज़ चल रही है अप्रैल मंथ की, तो वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और मैंने मई मंथ की कंप्लीट करा दी है। जैसे ही अप्रैल मंथ की खत्म होगी, मैं इसके बाद आपको करा दूँगी मार्च मंथ की कराऊंगी। तो वो भी मैं फास्ट फॉरवर्ड में करा रही हूँ, जितने जल्दी हो सकता है मुझसे मैं उतना जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ फटाफट से करते जाइए। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के 30 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब उसमें कुछ पार्ट बाकी हैं, तो मैं जल्दी वो भी पूरे कंप्लीट करा दूँगी। तो प्लेलिस्ट से आप वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी फिनिश हो चुकी है, आप वो देख सकते हैं। मैं जल्दी ही मेडवल और एशियन भी कंप्लीट करा दूँगी इसी फॉर्म में, ऐसे ही PYQ फॉर्म में। तो आपका PYQ भी हो जाएगा, टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और बाकी के सब्जेक्ट भी मैं जल्दी शुरू करूँगी। इसके साथ ही मैं हिंदी कंप्लीट करा रही हूँ, तो उसमें भी आपके 3-4 टॉपिक्स हो चुके हैं। तद्भव हो गया है, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और आपके इसमें ज्योग्राफी में भी 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 7 पार्ट कर रहे हैं, तो आप इसको भी देखने को चलिए। तो जल्दी हमारा इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। तो मैं बहुत तेज़ी से करा रही हूँ, फास्ट में। तो आपको लगता है कि बहुत फास्ट है, तो आप वीडियो को 4 से 5 बार सुन लीजिए, आपका यहाँ टॉपिक तैयार हो जाएगा। हाँ, दिन में मेरे 3 वीडियो आते हैं। तो मैं एक सुबह मॉर्निंग में 8 बजे अपलोड करती हूँ वीडियो, फिर आपका दोपहर को एक वीडियो आता है 12 बजे और एक आता है शाम को 4 बजे। तो मेरी कोशिश रहती है कि तीनों टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट ही आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि अभी तबियत नहीं ठीक है, तो क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट में करा देती हूँ। तो हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट आ जाए, 3 बार, मतलब 3 टाइम में आपके 2 टाइम आपका एक ही सब्जेक्ट आ जाए, मतलब अलग अलग उसके टॉपिक आ जाएंगे। या वरना मेरी कोशिश रहती है कि मैं करंट अफेयर अपना 12 बजे कंप्लीट कराऊँ। तो अभी मुझी थोड़ी सी तबियत ठीक नहीं है, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएगा, तो उसको एडजस्ट करिएगा। लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बस आप ये देखते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा समय ले लिया मैंने। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जितने भी सब्जेक्ट्स मैं करा रही हूँ उन सभी के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप फटाफट रिवीजन करते रहें, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैंने ज़्यादा समय ले लिया है। तो हम शुरू करने वाले हैं आज गंगा बेसिन, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नदी है हमारी, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गंगा का उद्गम हुआ है गंगोत्री के निकट गोमुख से, ठीक है, ये याद रखना है। सहायक नदी है यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा और खीऊ, ठीक है। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, या फिर आप इसको 25-25 किलोमीटर भी याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से याद आता है कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो 25-25 है, ठीक है। बंगाल की, और इसका मुहाना कहाँ है? तो मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। तो उद्गम और मुहाना जरूर याद रखें। उद्गम गंगोत्री के निकट गोमुख से है और मुहाना है इसका बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। अफवाह बेसिन है इनका 8,61,452 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब इसके PYQ कर लेते हैं। तो कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है पुनपुन नदी, जलांगी नदी, अजय नदी। लेकिन जोंक नदी जो है वो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, ये महानदी की सहायक नदी, यानी कि जोंक नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम उड़ीसा में नुआपाड़ा जिले के खैरियार पहाड़ी से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में है और जोंक नदी की कुल लंबाई 197 किलोमीटर है। पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी पलामू में छोटा नागपुर पठार से निकलकर बिहार में फतुआ के पास गंगा नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी जानकारी है, से याद रखिए। फतुहा के पास गंगा में मिलती हैं, तो फतुहा के पास गंगा में मिलती हैं, अभी हमने पढ़ा कौन सी नदी? पुनपुन नदी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इनकी लंबाई कितनी है? तो अभी हमने याद किया था कि 25-25 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं गोदावरी की कितनी लंबाई है। तो गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। सिंधु की कितनी लंबाई है? तो 1114 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र की कितनी लंबाई है? तो 916 किलोमीटर। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती हैं। तो बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा क्या कहलाती हैं? तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, जिसे हमें दूर करना है। बांग्लादेश के पास गंगा कहलाती हैं पद्मा के नाम से, ठीक है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करते ही गंगा क्या हो जाती है?
पद्मा हो जाती है, ठीक है। और इसकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना। चलो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के चंदरपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं और वहाँ इसे मेघना कहते हैं। तो मैंने क्या बोला? मेघना के नाम से बुलाती है संयुक्त धारा, ठीक है। जब ये ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं तो मेघना कहलाती हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में ये प्रवेश करती हैं तो पद्मा कहलाती हैं, और जब ब्रह्मपुत्र में आगे मिल जाती हैं चंदनपुर में, तो ये पद्मा जो है वो मेघना के नाम से जानी जाने लगती हैं। तो दोनों की संयुक्त धारा मिलकर मेघना हो जाती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए, तो ये है आपकी गोमती। गोमती नदी जो है वो आपकी मैदान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो वो है आपकी गोमती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोमती गंगा की सहायक नदी है जो पीलीभीत के निकट गोमती ताल फुल्लर झील से निकलकर लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण क्या है? तो ये है आपकी घग्गर। घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। ये शिमला के समीप शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ के समीप भटनेर मरुस्थल में विलीन हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है आपकी हुगली। तो दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कोनार, जमुनिया, बराकर आदि इसकी सहायक नदी है और इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हुगली नदी विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। कोलकाता बंदरगाह इसी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? तो ये नहीं की गई है आपकी, देखो, गंगा एक्शन प्लान 14 जनवरी 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य गंगा को प्रदूषण मुक्त करके जल की गुणवत्ता में वृद्धि करना है और ये 2 फेज में संपन्न हुआ। इसके दूसरे फेज में यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा को शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ज्वार भित्ति वाली नदी है आपकी हुगली। तो भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी हुगली है। यहाँ प्रायः ज्वारी भित्ति आती रहती हैं। जब ज्वार किसी नदी के सकरे और चिचले मुहाने में प्रवेश करता है तो ज्वारी तरंग के विरुद्ध नदी जल के एकत्रित होने तथा नदी तल के घर्षण के कारण ज्वारी तरंग का अग्रभाग खड़ा दिखाई देता है। तीव्र चोंच वाला ये ज्वार श्रम जल की खड़ी दीवार की भांति तेज गति से नदी में प्रवेश करता है। इसे ज्वारी भित्ति कहते हैं। हुगली नदी पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवाहित होती है। ये गंगा की एक धारा है जो कोलकाता को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। हुगली नदी का तल लगभग समान होने के कारण उच्च ज्वार की स्थिति बनती है। ज्वार भाटे के कारण ही हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पत्तन है, ठीक है। कौन सी नदी ज्वार बनाती है? तो आपकी ज्वार बनाती है हुगली नदी, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है? तो ये आपकी गंगा नहीं निकलती। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां तीनों हिमालय के उस पार यानी कि उत्तर पूर्व से निकलती हैं, उद्गमित है। सिंधु तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी से पूर्व, तिब्बती क्षेत्र में बोखरचू के निकट एक हिमनद से तथा सतलज नदी तिब्बती क्षेत्र में राक्षस ताल झील से और ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चोमायुंगडुंग हिम नदी से निकलती है। भारत में हिमालय की नदियों में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी है। ज्ञात है कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है, ठीक है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं, शारदा जो है वो काली के नाम से, ठीक है। शारदा नदी जिसे काली या महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है, ये नेपाल और उत्तराखंड के बीच काला पानी से उतरकर तराई के मैदान में प्रवेश करती हैं और ये बाराबंकी जिले में घाघरा नदी जो गंगा की सहायक नदी है उसमें मिल जाती है। घाघरा जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी सहायक नदी शारदा का जल लेकर छपरा के निकट गंगा में
मिलती है। गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार करिए। तो गंगा की निम्न सहायक नदियां हैं आपकी कोसी नदी, गंडक नदी जो कि पूर्व से पश्चिम में मिल रही है, ठीक है, घाघरा नदी और गोमती नदी, ठीक है, पूर्व से पश्चिम ऐसे, ठीक है। तो पहले आपकी कोसी आ जाएगी, फिर आपकी गंडक आ जाएंगी, फिर आपकी घाघरा आएंगी, फिर आपकी गोमती आएंगी, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो गंगा से मिलने वाली नदियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम है कोसी, गंडक, सोन, घाघरा, गोमती, यमुना। महानंदा नदी हिमालय से निकलकर गंगा में मिलने वाली आखिरी नदी है। गंगा भागीरथी के नाम से गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से जुड़ जाती हैं और देवप्रयाग से गंगा कही जाती हैं, ठीक है। तो कौन सी एक गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं है तीस्ता। तो गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन, रूपनारायण है, जबकि बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, बूढ़ी गंडक, भागमती, शारदा नदी गंगा की मुख्य सहायक नदी न होकर उप सहायक नदी है जो घाघरा से मिलती है, जबकि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायिका है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। इस नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है? तो सतही जल संसाधन उच्चतर है गंगा का मैदान। सतही जल संसाधन गंगा के मैदान में उच्चतर है। सतही जल ऐसा जल होता है जो भूमि की सतहों पर झरनों, नदियों, तालाबों अथवा झीलों के रूप में उपस्थित रहता है। भारत की जल संपदा का अधिकतम भाग उन क्षेत्रों में है जहां वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जल का संसाधन के रूप में सर्वाधिक इस्तेमाल सतही जल का होता है। सतही जल का अधिकांश हिस्सा मीठा होता है और मानव उपयोग योग्य है, साथ ही आसानी से उपलब्ध और दोहन योग्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गंगा बेसिन में वर्षा वितरण प्रतिमान घटता जाता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो ये बी वाला, अरे ये वाला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है क्योंकि इस घाटी के ऊपर से होकर गुजरने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं राजस्थान पहुंचकर अधिक गर्म होकर अपनी सापेक्षिक आर्द्रता कम कर देती हैं तथा अरब सागरी शाखा से मिलकर चक्रवात बनाती हैं, किंतु इनसे वर्षा अत्यधिक कम होती है, ठीक है। चलो, कथन और कारण। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में जो ऊपर को बढ़ता जाए आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ऊपर के दोनों व्यक्तित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ये वाला। तो गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी क्योंकि गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंचाई पर जाती हुई मिलेगी। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या का भाग है। गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो गंगा का मैदान भारत की ही नहीं अपितु विश्व के सर्वाधिक धनी आबादी वाले क्षेत्रों में से और इसी कारण गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, ठीक है। अतः ए और आर दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है भाई नदी और सहायक नदी की। तो चलिए मैचिंग कर लेते हैं। तो देखो, गोदावरी की सहायक है आपकी मंजरा, कृष्णा की सहायक है भीमा, याद रखिए, ठीक है। और यमुना की सहायक है आपकी चंबल और गंगा की सहायक है आपकी सोन, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है?
तो सही अनुक्रम बताते हैं पश्चिम से पूर्व, यानी कि यहाँ से ऐसे जाएंगे हम, ठीक है। तो पहले आएंगी यमुना, फिर आएंगी घाघरा, फिर आएंगी सोन, फिर आएंगी गंडक, फिर आएंगी कोसी, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। तो यमुना इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा से मिलती हैं, ठीक है। फिर घाघरा नदी करनाली, बलिया और छपरा के बीच गंगा में मिलती हैं। फिर सोन नदी झारखंड पहाड़ियों से होते हुए वैशाली जिले के सोनपुर में गंगा से मिलती हैं। फिर गंगट नदी, नारायणी नदी, ये पटना के निकट गंगा में मिलती है। कोसी नदी बिहार का शोक, कुर्सेला बिहार के पास गंगा से मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दामोदर नदी निकलती हैं। तो दामोदर नदी भैया कहाँ से निकलती हैं? तो दामोदर नदी आपकी निकलती हैं छोटा नागपुर के पठार से। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से के पूर्वी भाग से निकलती हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं तथा आसनसोल के नज़दीक एक आगे इसमें बराकर नदी आकर मिलती है, जो इस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। वर्धमान के नीचे ये नदी एक समकोण मोड़ लेती है तथा फाल्टा कोलकाता में हुगली नदी में जा मिलती है। दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है और ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली अन्य नदियों में कोयल व स्वर्ण रेखा प्रमुख है, सुवर्ण रेखा, ठीक है। तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो ये कहते हैं दामोदर को, ठीक है। नेक्स्ट, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो राजरप्पा दामोदर और भेरा नदियों के संगम पर स्थित है। राजरप्पा झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिला में स्थित एक तीर्थ स्थल है। राजरप्पा भैरवी, भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ माँ छिन्नमस्तिका का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे प्रचंड चंडिके के रूप में भी जाना जाता है। ये कई अन्य मंदिर हैं यहाँ पर, जिनमें अष्टामंतिका और दक्षिण काली प्रसिद्ध हैं। कौन सी नदी विभृष्ण घाटी सी नदी से होकर बहती है? तो ये बहती है आपकी दामोदर विभ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, ठीक है। तो दामोदर नदी का उद्भव छोटा नागपुर के पठार से हुआ, जो एक विभ्रंश घाटी से प्रवाहित है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है और इस प्रकार पूर्व की ओर बहने वाली इन नदियों में निम्नावलन के कारण दामोदर नदी की विभ्रंश घाटी है। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दामोदर नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलय के कारण विभ्रंश घाटी है? तो अभी हमने पढ़ा किसमें है? दामोदर में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। तो हमने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है। बिल्कुल। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती हैं और निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा होता है। तो दोनों ही बातें सही हैं और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? तो बंगाल का दुख कहलाती है आपकी दामोदर नदी। नेक्स्ट, दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग है एक अभिनतिक घाटी, ठीक है। तो दामोदर घाटी एक भ्रंश घाटी है। दामोदर नदी अध्यारोपित अफवाह का निर्माण करती है। यही कारण है कि इसने ऊपरी मार्ग का भी निर्माण किया। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व में आरंभ होकर पूर्वी दिशा में बहती है, अतः एक पठारी नदी के रूप में इसका ऊपरी भाग अभिनतिक घाटी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की अपरदित घाटी तथा निक्षेपण घाटी का निर्माण प्रायः मैदानी भागों में होता है, जबकि दामोदर एक पठारी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रयाग के बारे में, ठीक है। तो सूची से सूची का मिलान करना है, तो चलो मिला लेते हैं फटाफट से सूची को। तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो चलो इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। तो देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी का संगम स्थल है, ये इंपॉर्टेंट है, याद जरूर करिए। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। और विष्णुप्रयाग धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी का संगम स्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संगम का नाम और मिलने वाली नदी और अलकनंदा के साथ में, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे। अरे ठीक है, तो ये है आपका विष्णुप्रयाग धौली गंगा, ठीक। कर्णप्रयाग में आपकी पिंडार है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी है और देवप्रयाग में आपकी भागीरथी है, जहाँ पर आपकी गंगा मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है?
तो ये मिलती हैं आपकी पिंडर नदी। ठीक है, नेक्स्ट। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है? तो ये स्थित है कर्णप्रयाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनें। तो भाई यहाँ पे कूट 1, 2, 3 तीनों सही हैं आपके। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक, और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। तो गंगा का आरंभ भागीरथी और अलकनंदा के रूप में होता है। अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा है, जिनका संगम विष्णु प्रयाग में होता है। आगे प्रवाहित होते हुए कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से संगम करती हैं और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। इसके पश्चात इस संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनाथ के गोमुख नामक स्थान से होता है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ की घाटी, जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, अलकनंदा के तट पर स्थित है। केदारनाथ पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में शामिल नहीं किया गया, अतः शंकराचार्य द्वारा भारत के चारों दिशाओं में स्थापित 4 पीठ है। तो उत्तर दिशा में आपका बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है, पश्चिम दिशा में आपका द्वारका शारदा मठ गुजरात में है, पूर्वी दिशा में जगन्नाथपुरी मठ उड़ीसा में है और श्रृंगेरी गोवर्धन मठ कर्नाटक में आपका दक्षिण दिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट। तो गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है, तो गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है आपका भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी निकलती है आपकी गोमुख से। ठीक है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी अलकनंदा से। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो ये बहती है आपकी मंदाकिनी। ठीक है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है आपका अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये उद्गम स्थल है आपका संतोपंथ हिमनद। ठीक है, अलकनंदा नदी का उद्गम महान हिमालय पर्वत में उत्तराखंड के स्थित संतोपंथ हिमनद से होता है। अलकनंदा नदी में कर्णप्रयाग में पिंडार नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिल जाती है। उत्तराखंड के बंदरपुंछ पर्वत से यमुना नदी का उद्भव होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग स्थान अवस्थित है। गंगा नदी 2 धाराओं नदियों से मिलकर बनती है और इसकी मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जबकि अलकनंदा का उद्गम शतोपंथ हिमानी से होता है। ये दोनों नदियां उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा कहलाती हैं। ज्ञात है कि अलकनंदा भी 2 धाराओं धौली गंगा विष्णु गंगा से मिलकर बनती हैं, जो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त पिंडार नदी कर्णप्रयाग में एवं मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं आपकी देवप्रयाग में। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं कहाँ? तो वो मिलती हैं आपकी देवप्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट। अलकनंदा के साथ वो नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो रुद्रप्रयाग स्थित है आपकी मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। ठीक है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो अभी हमने पढ़ा ना, मंदाकिनी का संगम अलकनंदा से होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित है? तो सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित है अलकनंदा के उद्गम क्षेत्र में। ठीक है, अलकनंदा नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर शतोपंथ हिमनद से होता है और वो नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। सरस्वती ऋषिगंगा, पश्चिमी धौली गंगा, विरथी, नबालिका, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी आदि नदियाँ इसकी सहायिकाएँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है किसका? भिलंगना नदी का। ठीक है, तो खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान भिलंगना नदी है। केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित खतलिंग हिमनद जोगिन, स्फटिक, पिस्वार, वार्तकौहर और कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित है और रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है। अब हम पढ़ने वाले हैं यमुना नदी। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी। तो यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार करें। तो यमुना की सहायक हैं आपकी पश्चिम से पूर्व में, तो ये चंबल, फिर आएंगी सिंध, फिर आएंगी बेतवा, फिर आएंगी केन। ठीक है, इस तरह से ये देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट। तो दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यमुना नदी जो है वो मृत हो जाती है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में। ठीक है, और यमुना असतत वाहिनी नदी है? बिल्कुल नहीं, ये असतत वाहिनी नदी नहीं है। तो आपका ए सही है और आर जो है वो गलत है। ठीक है, तो दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष में अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय के हिमाच्छादित श्रेणी बंदरपूंछ के निकट यमुनोत्री हिमानी है। ये सतत वाहिनी और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर और बेसिन क्षेत्र 3,66,223 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी बाईं तरफ से सहायक नदियाँ टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा। दाहिनी तरफ से सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन और सिंध। ठीक है, नेक्स्ट। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी मिलती है आपकी यमुना से। ठीक है, तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी में उद्गमित होती है और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना में मिल जाती हैं। यमुना की अन्य सहायक नदियाँ केन, सिंध तथा चंबल है। ठीक, बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी आपकी निकलती है विंध्य पहाड़ियों से। नेक्स्ट, यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है आपका बंदरपूंछ। ठीक है, तो उत्तरकाशी स्थित बंदरपूंछ के पश्चिमी भाग में यमुनोत्री काठा से निकलकर 1384 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर प्रयागराज में गंगा में मिलती हैं और ये उत्तरकाशी और देहरादून जनपदों से होकर गुजरती हैं और इसकी मुख्य सहायक नदी केन, बेतवा, चंबल और सिंध है। ठीक है, नेक्स्ट। चंबल नदी का उद्गम। चंबल नदी का उद्गम है जाना पाव पहाड़ियाँ। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के समीप जाना पाव पहाड़ी से होता है, जो उत्तर प्रदेश में इटावा के पास मुरादगंज के समीप यमुना से मिल जाती है। यह अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है। चंबल की सहायक नदियों में काली, सिंध, बनास, पार्वती, छिप्रा, खारी इत्यादि है। चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध है। कोटा बैराज जैसी जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया गया। तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के समीप जाना पाव पहाड़ी से होता है, जो उत्तर प्रदेश में इटावा के पास मुरादगंज के समीप यमुना में मिल जाती है। यह अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण है। ठीक है, चंबल की सहायक नदियों में काली, सिंध, बनास, पार्वती, छिप्रा, खारी इत्यादि हैं। चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज जैसे जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया गया है। अब निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण है? तो ये है आपकी चंबल। चंबल जो है वो अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण है। ठीक है, ये चंबल। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए। तो कौन सी यमुना से जुड़ती हैं? तो यमुना से आपकी केवल और केवल बेतवा जुड़ती हैं। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम बंदरपूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होता है। इसकी सहायक नदियां जुड़ने वाली हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ज्ञात है कि यमुना गंगा की सबसे लंबी 1384 किलोमीटर सहायक नदी है, जो प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। चंबल नदी किसका हिस्सा है? तो चंबल नदी हिस्सा है आपकी गंगा द्रोणी का। ठीक है, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। गंगा द्रोणी भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन द्रोणी है। ये देश के लगभग 26% भूभाग पर फैली है तथा इस बेसिन क्षेत्र में देश की लगभग 40% आबादी बसती है। गंगा बेसिन द्रोणी के अंतर्गत शामिल नदियां यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि है। किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है? तो गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है आपकी चंबल नदी की घाटी। ठीक है, तो चंबल नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि और गहन अवनालिका अपरदन के लिए विख्यात है। ये नदी यमुना नदी की सहायक है और ये नदी महू जिले के ज्ञानापाव की पहाड़ी से निकलती है और इसका प्राचीन नाम चरमावती है। इस पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं: गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। चुलिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। चंबल घाटी के खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो ये है अवनालिका का अपरदन। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है आपकी चंबल। तो चंबल जो है वो गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। ठीक, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में आपकी नहीं मिलती है बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी आपकी चंबल में नहीं मिलती है। एक सेकेंड, अब आ जाएंगे हम कोसी नदी पर। एक सेकेंड, तो कोसी नदी का पार्ट छोटा सा है तो कर लेते हैं फटाफट इसको भी, आधा घंटे होने वाले हैं। तो निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है इसमें कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है और ये नदी बिहार में लगभग प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है? तो कोसी नदी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो कोसी नदी पूर्वी हिमालय में गोसाई थान से निकलती है। कोसी नदी का स्रोत हिमनद नहीं है और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। सोन नदी पर निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत है आपका ये शहडोल जिले में। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत शहडोल जिले की पहाड़ियों में अमरकंटक के पठार से होता है और ये नदी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में बहती हुई बिहार राज्य में रामनगर के समीप गंगा नदी में मिल जाती हैं। ज्ञात है कि लगभग 780 किलोमीटर कुल लंबाई वाली ये नदी हजारों वर्ष पूर्व घटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट, मगरमच्छ और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो मगरमच्छ और घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है चंबल और सोन नदी में। ठीक है, चंबल, मुरैना और छतरपुर से घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। काली, सिंध, पार्वती, बनास इसकी सहायक नदियाँ हैं और चंबल नदी की घाटी गहरे बीहड़ोल के लिए प्रसिद्ध है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से नर्मदा के उद्गम के निकट से निकलती है। नेक्स्ट, कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो बाएं से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो सोन नदी नहीं मिलती। गोमती, घाघरा, कोसी, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, जबकि सोन नदी दाहिनी ओर से मिलती है। सोन नदी बिहार राज्य में गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है किसका? सोन नदी का। सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र इसलिए सर्वाधिक है कि सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शोषा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती हैं और पटना के निकट गंगा में मिल जाती हैं। इसकी लंबाई कितनी है? तो 780 किलोमीटर है। बनास, गोपद, रिहंद, कान्हार, उत्तरी कोयल आदि इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? तो सीधे आकर गंगा में मिलती है आपकी सोन नदी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। ठीक है, तो नर्मदा नदी का पार्ट अब हम पढ़ेंगे कल अगले पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आधे घंटे का वीडियो लगभग हो चुका है, तो बस आधे घंटे का ही करूँगी ताकि आप बोर ना हो। तो चलिए इसको 2-3-4 बार देख लीजिएगा तो आपको लर्न हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को दूसरों के साथ शेयर जरूर किया करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, मेरी भी हेल्प हो सके और आपकी भी हेल्प हो सके। तो धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए, स्टडी विद अनु के साथ बने रहिए, कनेक्टेड रहिए और देखते रहिए मेरे द्वारा कराए गए और सब्जेक्ट्स को। तो डेली मैं 3 टॉपिक्स लेके आती हूँ, 3 वीडियो आते ही आते हैं आपके। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, पढ़ाई करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।